हेलो बच्चों, मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग टेम्पलेट देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या पढ़ाने वाला हूँ? स्पीड टाइम कर्व। क्या? स्पीड टाइम कर्व। अब हमें स्पीड टाइम कर्व पढ़ने की जरूरत क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रेन के मूवमेंट में जो भी एनर्जी कंजम्पशन जो होगा, जो भी कंज्यूम करेगा, उसे हमें कैलकुलेट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो एनर्जी कंजम्पशन हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन का कैलकुलेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कौन सा? एक तो स्पीड टाइम कर्व का यूज करके कर सकते हैं, दूसरा स्पीड डिस्टेंस कर्व का भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। स्पीड टाइम का भी यूज करके कर सकते हैं और स्पीड डिस्टेंस का कर्व का भी यूज करके एनर्जी कंजम्पशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्पीड टाइम कर्व में जो स्लोप जो होता है, स्पीड टाइम का कर्व का जो स्लोप होता है, वो हमें एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हमें बताता है कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ से हमें पहला क्या एडवांटेज है कि हमें स्लोप से पता चल जाता है कि हमें हमारे जो मूवमेंट है वो एक्सेलरेट हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। दूसरी बात इसमें और क्या है, इस कर्व के अंदर टाइम और इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा ट्रेन उस टाइम तक के लिए। जैसे अगर हमें 0 से लेकर के T2 तक के अगर हमें पता करना है, 0 से T2 तक के अगर हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन मूव किया है 0 से T2 टाइम में, तो हम लोग इस कर्व का 0 से T2 तक के का जो एरिया है वो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस अभी तक के ट्रेन 0 से T2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हमें स्लोप कर्व का स्लोप से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है। और उसके बाद फिर इस कर्व के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमारा ट्रेन। ठीक है बच्चों, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्पीड टाइम कर्व हम लोग क्यों सेलेक्ट कर सकते, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्पीड टाइम कर्व को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एक्सेलरेशन पीरियड जहां तक कि आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है, मतलब एक्सेलरेशन है, जैसा मैं पहले बताया था आपको, तो याद होगा। सो यहाँ 0 से लेकर के T2 पॉइंट तक के जो टाइम T2 है, वहां तक के हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब यहां से यहां तक के जो है वो एक्सेलरेशन मोड में। सो पहला जो कर्व का पार्ट जो है वो एक्सेलरेशन पीरियड है। दूसरा फ्री रनिंग पीरियड क्या है? T2 से T3 तक के फ्री रनिंग पीरियड में क्या किया जा रहा है? यहाँ पे स्पीड आप देख रहे होंगे, ये हमारा स्पीड है, ठीक है बच्चों, ये स्पीड है। सो T2 से T3 तक के स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? T2 से T3 तक के स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। सो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री रनिंग पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रनिंग पीरियड। उसके बाद आता है कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई को कट कर दिया जाता है और ट्रेन को इसके ऑन मोमेंटम में जितना जो भी स्पीड यहाँ पे T3 पे जो भी स्पीड है उसके कारण मोमेंटम होगा ट्रेन में। सो उस मोमेंटम के चलते ट्रेन मूव करेगा। सो यहाँ T3 पॉइंट पे ट्रेन का सप्लाई को कट कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ दूर तक के उसे
बिना पावर सप्लाई के उसे रन करने दिया जाता है, और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग पीरियड। सो कॉस्टिंग पीरियड बच्चों कहां से कहां तक के? T3 से T4 तक के। यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड ट्रेन का कमता जाता है। ट्रेन का स्पीड क्यों कमता जाता है? फ्रिक्शन के चलते और विंडेज के लॉस के चलते, क्योंकि हवा को भी कट करना पड़ता है ट्रेन को, और दूसरा ट्रैक का फ्रिक्शन भी है, तो जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे स्पीड कमता जाता है। सो आप देख सकते हैं कि T3 पे यहाँ पे स्पीड इतना है, और T4 पॉइंट पे स्पीड हमारा रिड्यूस हो गया। ये T4 पॉइंट पे स्पीड है, सो T4 पॉइंट पे स्पीड रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस क्यों किया? विंडेज लॉस के चलते, हवा के चलते, और दूसरा फ्रिक्शन, ट्रैक में जो फ्रिक्शन जो है, ट्रेन का व्हील और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन जो है, उसके चलते यहाँ पे स्पीड इसका कमता जा रहा है। उसके बाद T3 से T4 तक के ये कॉस्टिंग पीरियड में, यहाँ पे हम लोग किसी तरह का पावर इनपुट नहीं दिए हैं। उसके बाद फिर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है बच्चों? ब्रेक अप्लाई किया जाता है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर ट्रेन रुक जाती है, और T5 पॉइंट पे फिर से ट्रेन की स्पीड 0 हो जाती है। तो ये था हमारा बेसिक स्पीड टाइम कर्व का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग जैसा कि जनरल टर्म में हम लोग स्पीड टाइम कर्व को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक्सेलरेशन, दूसरा फ्री रनिंग, तीसरा कॉस्टिंग और चौथा ब्रेकिंग। एक्सेलरेशन को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। नोचिंग पीरियड, जिसे हम लोग रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और फिर दूसरा स्पीड कर्व रनिंग। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग बात किए थे फ्री रनिंग पीरियड, तीसरा कॉस्टिंग, चौथा ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग स्पीड टाइम कर्व जो बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग एजम्पशन लिए हैं कि जो हमारा मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर का हम लोग यूज किए। क्या किए बच्चों? डीसी सीरीज मोटर का यूज करके हम लोग ट्रेन का हम लोग ये कर रहे हैं। लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर यूज है, ये हम लोग मान करके चले हैं। जब इनिशियली जब 0 पर स्पीड जब होगा, उस समय जब स्टार्ट करेंगे, तो डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते समय रियोस्टैट का यूज किया जाता है। तो रियोस्टैट का रेजिस्टेंस जब स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे उसे रिड्यूस किया जाता है, कुछ सेकंड चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे नोचिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? डीसी सीरीज मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियल पीरियड में क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। यहां से आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ये जो स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहां तक के कांस्टेंट है। उसके बाद पॉइंट T1 से लेकर T2 तक के देख रहे होंगे एक्सेलरेशन वेरी किया, कर्व बना है। ठीक है, ये स्पीड कर्व रनिंग है। यहां से इस पॉइंट तक के एक्सेलरेशन चेंज हुआ, लेकिन 0 से T1 तक की स्पीड कांस्टेंट है। और ये ऑब्टेन किस तरह किया जाता है? वही जैसा कि मैं बता रहा था कि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रियोस्टैट का यूज किया जाता है। तो रियोस्टैट से हम लोग जो मोटर को सप्लाई जो दे रहे हैं, करंट जो दे रहे हैं, वो कांस्टेंट करंट हम लोग सप्लाई देते हैं। कांस्टेंट करंट सप्लाई देते रहते हैं, जिसके चलते हमारा जो टॉर्क है वो कांस्टेंट रहता है, और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है। This is achieved by moving the starter handle from one notch to another, thereby accelerating, decreasing the armature resistance. The speed is picked up. और इस तरह से हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग कम करते हैं, रियोस्टैट को कम करते हैं, रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को, और उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसी जैसा कि हम लोग देखें कि रियोस्टैट को नोच, उसका पॉइंट को वेरी करते हैं हम लोग, तो उसे नोचिंग बोलते हैं। इसीलिए इस पीरियड को, स्टार्टिंग पीरियड को हम लोग नोचिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नोचिंग पीरियड भी बोलते हैं। हाँ, तो बच्चों जैसा कि हम लोग देखें कि रियोस्टैटिक पीरियड जो था, रियोस्टैटिक स्टार्टिंग पीरियड जो हमारा था, उसमें एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। और यहां तक के T1 पॉइंट तक के हमारा जो रियोस्टैट का जो पॉइंट था वो इन पॉइंट पे आ गया था, मतलब रेजिस्टेंस
कंप्लीटली कट आउट हो गया था। रेजिस्टेंस क्या हो गया था, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कट आउट हो गया था T1 पॉइंट पे। T1 पॉइंट के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस उसका खत्म हो गया था। उसके बाद जो मोटर एक्सेलरेट होगा वो किस तरह होगा, उसके टॉर्क का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन होता रहेगा। सो यहां से हम लोग बात करेंगे कि जो टॉर्क ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा, कम होता जाएगा और उसका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क कमता जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क कमता जाएगा, चूंकि टोटल कंप्लीटली रेजिस्टेंस जो था, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो था वो पूरा कट आउट हो गया है। तो अब इसका टॉर्क धीरे धीरे कमता जाएगा और स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो अब ये जो मोटर है उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मोटर रन करेगा। यहां से मोटर किस तरह रन करेगा, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर पे डिपेंड करेगा। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग 0 से T1 तक। यहां तक कि हम लोग देखे थे कि रियोस्टेट का जहां तक कि हम लोग यूज कर रहे थे 0 से T1 पीरियड तक के, तो यहां से 0 से T1 पीरियड तक के क्या था, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन धीरे धीरे T1 से T2 पीरियड में एक्सेलरेशन चेंज होगा और स्पीड इंक्रीज होता रहेगा। स्पीड तो चूंकि स्टार्टिंग का जो इक्विपमेंट था रियोस्टेट जो हम लोग यूज किए थे उसका पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस कट आउट हो गया था। तो अब जो मोटर रन करेगा वो उस मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे रन करेगा। सो मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे रन करेगा, T1 से T2 पॉइंट तक के रन होगा और उसका स्पीड इंक्रीज करता जाएगा और टॉर्क धीरे धीरे कमता जाएगा। अब ये ऐसा होगा क्यों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या है, टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। ये पहला रीजन क्या है, स्पीड टॉर्क, जिस तरह से स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मोटर का उस तरह से रन करेगा। सो जैसा कि एन इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, टॉर्क धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। दूसरा है क्या, एन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एन मतलब स्पीड ऑफ द मोटर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मीन्स विंडेज हवा का जो फ्रिक्शन होगा या फ्रिक्शन लॉस जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, जिसके चलते ट्रैक्टिव एफर्ट जो है मोटर का वो यूटिलाइज होगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। हवा से जो फ्रिक्शन होगा या फिर ट्रैक के साथ में जो फ्रिक्शन होगा उसमें यूटिलाइज होगा, ट्रैक्टिव एफर्ट उसका ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, जिसके चलते एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अगर कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन होता तो ये इस तरह से जाता, लेकिन क्या एक्सेलरेशन धीरे धीरे कमता जा रहा है T1 से T2 पीरियड में, तो वो उसका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है, जैसा कि हम लोग देखें अगर स्पीड बढ़ता जाएगा तो टॉर्क धीरे धीरे कमता जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें कि विंडेज फ्रिक्शन जो है या फिर ट्रैक के साथ में जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगा, तो ट्रैक्टिव एफर्ट जो है, जो मोटर ट्रैक्टिव एफर्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका बहुत सारा पार्ट हमारा इसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जाएगा, तो जिसके चलते एक्सेलरेशन डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद as n increases coefficient of adhesion decreases, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसा कि हम बात किए थे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन में बताया था बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को अगर नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो ग्रिप है, जैसे कि पकड़ जो ट्रैक के साथ में ट्रेन का व्हील का जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमता जाएगा। सो मोटर टॉर्क जो है यूटिलाइज होगा ट्रैक्टिव एफर्ट को, ट्रैक्टिव एफर्ट में यूटिलाइज होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग बात किए थे फ्री रनिंग पीरियड। फ्री रनिंग पीरियड कहां से कहां तक है बच्चों, T2 से T3 तक थी। इस पीरियड में हमारा जो ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा। क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा। कहां से, T2 से T3 तक के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग पीरियड। कॉस्टिंग पीरियड हमारा T3 से T4 था। आप लोग मजे में ज्यादा गुम हो गए। चलो, कॉस्टिंग पीरियड हमारा क्या था, T3 से T4। T3 से T4 में हम लोग क्या करते हैं, पावर को कट आउट कर देते हैं, पावर हम लोग सप्लाई बंद कर देते हैं और ट्रेन का उसका ऑन मोमेंटम के चलते
उसे फ्री रनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे, क्योंकि फ्रिक्शन भी रहता है, एयर फ्रिक्शन भी रहता है और ट्रैक के फ्रिक्शन भी रहता है, तो धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे कम होता जाता है। जब हमें रोकना होता है तब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बाइक जब चलाते रहते हैं, हमें कुछ दूर आगे जा करके रोकना होता है, तो क्या करते हैं, बहुत लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में गाड़ी को बंद कर देते हैं और न्यूट्रल में डाल करके गाड़ी को चलने के देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी रुक जाता है आगे जा करके। फिर अगर गाड़ी ज्यादा स्पीड में होता है तो उस पॉइंट तक नहीं रुकता, तब फिर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पे भी केस है। सो T3 से T4 पीरियड के लिए यहाँ पे T3 से T4 पीरियड के लिए क्या किया जाता है, पावर को कट कर दिया जाता है। पावर कट करके इसे ऑन मोमेंटम पे रन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दूर बाद उसे फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं हम लोग। सो द पावर इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन अंडर इट्स ऑन मोमेंटम। पावर कट कर देते हैं और हम लोग इसे इसके खुद के मोमेंटम पे के लिए रन करने के लिए छोड़ देते हैं। सो जैसे जैसे स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। क्यों कम होता है, रेजिस्टेंस के चलते, एयर रेजिस्टेंस के चलते, फ्रिक्शन के चलते धीरे धीरे कमता जाता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कॉस्टिंग पीरियड में जो ट्रेन मूव करता है, जो रन करता है, वो बिना पावर के रन करता है। उसके बाद हम लोग आए थे बच्चों ब्रेकिंग पे। सो कॉस्टिंग पीरियड जब खत्म हो जाता है, कॉस्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर हमारा ट्रेन रुक जाता है, 0 पॉइंट पे आ जाता है। सो यहाँ से T4 से लेकर के T5 तक के यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा स्पीड टाइम कर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पीड टाइम कर्व। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा देखने में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।